जय हिंद बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अध्ययन के क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम उसके मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। इस अनुकरण के सिद्धांत को स्थापित किया अरस्तु ने। अरस्तु से पहले उनके गुरु प्लेटो ने अनुकरण की बात कही, लेकिन वो नकारात्मक रूप से कही थी। अरस्तु ने उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया, उसी बात को आगे बढ़ाया और प्लेटो से भिन्न मत प्रस्तुत किया। यूं कहें कि उसे एक नया आयाम दिया। प्लेटो ने कविता की तुलना चित्रकला से की थी, लेकिन अरस्तु ने अनुकरण की तुलना संगीत से की। और स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। चित्रकला में चीज़ों का अनुकरण तो करते हैं, परंतु हम उनकी स्थूल रूप का, आकृति का, रंग का संयोजन करते हैं, जबकि संगीत कला में मनुष्य की आंतरिक वृत्तियों, वासनाओं, भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। संगीत से तुलना करने से स्पष्ट है कि अरस्तु को अनुकरण का व्यापक और सूक्ष्म अर्थ वो अभीप्सित था। उसके लिए अनुकरण दृश्य वस्तु की, जगत की स्थूल अनुकृति नहीं है, बल्कि वो कवि की अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं जैसी है कि वो उसे अनुकरण तो करता है, परंतु वैसे का वैसा प्रस्तुत नहीं करता है। वो या तो उन्हें बहुत जैसी हैं वैसे अच्छा प्रस्तुत करता है या बुरा प्रस्तुत करता है। और इस तरह से अनुकरण मात्र आकृति का और स्वर का नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक भावों का, वृत्तियों का, वासनाओं का ही होता है। अरस्तु के अनुसार कवि का विषय कर्मरत मनुष्य है और मनुष्य बाह्य जीवन के साथ ही मानसिक स्तर पर भी क्रियाशील होता है। उसके मानसिक क्रियाकलापों का, उसकी मानसिक उधेड़-बुन का, मनोवृत्तियों के उत्कर्ष और अपकर्ष का चित्रण एक मनोवैज्ञानिक और रचनाशील प्रक्रिया है। कवि इसे अपनी रचनात्मक कल्पना के द्वारा मूर्त या चित्रित कर सकता है। पलंग का, अब मान लीजिए वो एक पलंग का चित्र निर्मित कर रहा है, तो इस चित्र के निर्माण की प्रक्रिया में पहले चित्रकार पलंग को देखेगा, उसका बिंब उसके कल्पना शक्ति के आधार पर उसके मन में स्थापित हो जाएगी और फिर उसके साथ वो चित्र का निर्माण कर पाएगा। और इसलिए उसे नकल कह के स्थूल अनुकरण को हे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बिना तो ये प्रक्रिया संभव ही नहीं है। लेकिन अरस्तु ने स्पष्ट किया कि कवि और चित्रकार दो कलाएं हैं और दोनों के माध्यम अलग अलग हैं।
चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि भाषा, लय, छंद के द्वारा। जिस प्रकार संगीत में सामंजस्य और लय का उपयोग होता है, लेकिन उससे ही मिलती जुलती कला नृत्य है, उसमें केवल लय का उपयोग होता है। जिस प्रकार काव्य कला में अनुकृति के लिए भाषा का प्रयोग होता है, ये दोनों साम्य है। भाषा गद्य भी हो सकती है और पद्य भी हो सकती है। इस स्तर पर संगीत कला के उदाहरण के निकट है ये बात। भारतीय शब्दावली का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु के विचार से काव्य की आत्मा अनुकृति है। अरस्तु ने अनुकरण को प्रतिकृति ना मानकर उसका पुनः सृजन माना है, पुनर्निर्माण माना है। उसकी दृष्टि में अनुकरण नकल ना होकर के सृजन की प्रक्रिया है। अरस्तु के अनुसार संवेदना और आदर्शों का मेल, ये दोनों चीजें मिल करके कवि की अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करती हैं। और अरस्तु 3 प्रकार की वस्तुओं से अनुकरण को संपन्न मानता है। पहला, वे जैसी कही या समझी जाती हैं। दूसरा, जैसी वे होनी चाहिए। तो जैसी थी, जैसी कही और समझी जाती हैं, और जैसी होनी चाहिए। अरस्तु ने इन प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श का संवेदनामय, कल्पनामय प्रतिकृति माना है अनुकरण को। इसको फिर से समझिए। चीजें 3 प्रकार की होती हैं। एक तो वो जैसी हैं मूल रूप में वैसी, जैसा आप उसको समझते हैं वैसा, और जैसा उसको होना चाहिए वैसा। तो अरस्तु कहते हैं कि पहला, प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श, इनका अनुकरण संवेदना के आधार पर, कल्पना के आधार पर किया जाता है। ये शुद्ध प्रकृति नहीं है। कवि ने अनुकृति के माध्यम और विषय का विस्तार विचार से किया। यद्यपि सभी कलाओं का मूल तत्व अनुकृति है, परंतु उन सब के माध्यम से पारंपरिक अंतर के कारण ही वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और काव्य के विशिष्ट अध्ययन के लिए माध्यम आदि का ज्ञान वो अत्यंत अपेक्षित है। अब माध्यम क्या है? अनुकृत के लिए छंद माध्यम है, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। भाषा का कोई रूप काव्यात्मक अनुकृति का माध्यम बन सकता है। कविता मात्र छंदबद्ध रचना नहीं है, और यदि ऐसा है भी तो वो भौतिक या चिकित्सा शास्त्र की तरह से छंदबद्ध प्रस्तुति को कविता कहता। दूसरा, विषय, काव्य में मानवीय क्रियाकलापों का अनुकरण होता है। काव्य के 2 भेदों में लक्ष्य को हीनतर रूप से प्रस्तुत करना होता है
जबकि त्रासदी का लक्ष्य भव्यतर चित्रण करना होता है। विधान: काव्य के विभिन्न रूपों में अनुकृत विषय और उनके माध्यम से समानता होते हुए भी उनमें परस्पर विधि और शैली का अंतर विद्यमान रहता है। अरस्तु ने सामान्य तौर से तीन शैलियों का उल्लेख किया है, जहाँ कवि स्वयं विषय का वर्णन करता है या अपने पात्रों के माध्यम से वो बात कहलवाए। प्रारंभ से अंत तक कवि एक जैसा ही रूप रखे, इस शैली को अभिव्यंजनात्मक शैली कहते हैं। कवि स्वयं से दूर होकर के अपनी बात को नाटकीय शैली में किसी दूसरे पात्र के द्वारा कहलाए, इसे हम नाट्य शैली कहते हैं। और जब कवि स्वयं विषय का वर्णन करता है और अपनी बात को स्वयं ही प्रस्तुत करता है, तो उसे हम प्रबंधात्मक शैली कहते हैं। तीन शैलियाँ हुई: प्रबंधात्मक शैली, अभिव्यंजनात्मक शैली और नाट्य शैली। प्रबंधात्मक कैसी है? जहाँ कवि अपनी बात को, अपने मंतव्य को स्वयं ही प्रकट करता है। अभिव्यंजनात्मक शैली, जहाँ वो अपने मंतव्य को माध्यमों के माध्यम से प्रकट करता है। और जहाँ कवि, तीसरी नाट्य शैली क्या है कि वो अपनी बात को किसी पात्र के माध्यम से अर्थात किसी दूसरे के द्वारा कहलवाए, तो ये नाट्य शैली कही जाती है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला, कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। दूसरा, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर ही उनका अनुकरण करना सीखते हैं। तीसरा, अनुकरण की प्रक्रिया वो आनंददायक है और अनुकृत वस्तु में मूल सादृश्य आनंद प्राप्त करते हैं। चौथा, अनुकरण के माध्यम से भयमूलक, त्रासमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे वो आनंद की अनुभूति हो। पांचवा, काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का सर्वोत्कृष्ट रूप है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है और प्लेटो की भांति दर्शन और राजनीतिक चश्मे से उसे नहीं देखा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आई वो आप फिर से समझ लें